हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। 31 मई को नेशनल सैंपल ऑफिस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन क्वार्टर 2021 का डेटा प्रेजेंट करती है और जिसमें ये बताती है कि हमारी इकोनॉमी -7.3% के साथ निगेटिवली ग्रो की है। तो इस -7.3% के साथ भारत 5वीं बार निगेटिव ग्रोथ रेट में गया। इससे पहले 1958, 66, 73 और 80 का दौर रहा था जब हमारी अर्थव्यवस्था निगेटिव में गई थी। अब ये निगेटिव नंबर आने के साथ ही हमने देखा कि तरह तरह के आर्टिकल आ गए, बहुत सारी बातें होने लगी, बहुत सारे एक्सपर्ट्स अपनी ओपिनियन देने लगे। और 4 जून को जस्ट एक हफ्ते पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक की, उसमें रिपोर्ट प्रेजेंट किया और इस चरमराती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अपने तरीके से बहुत सारी दांवपेच खेलने की कोशिश की। साथ ही में हमने देखा कि सीएमआई यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का रोजगार को लेकर डेटा भी आता है जो कि काफी भयानक है। स्पेशली अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें, वो काफी भयानक है एज कम्पेयर टू रूरल एरिया। उसके साथ ही हम ये देखते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री वैक्सीनेशन प्रोसेस को लेके जिस तरीके की बातें करती है, उससे वो कहना ये चाहते हैं कि इसके थ्रू हम इकोनॉमी को रिवाइव कर लेंगे। इस तमाम इशू को समझने के लिए, इन तमाम चीजों पे बात करने के लिए और स्पेशली इस टाइम जबकि भारत की अर्थव्यवस्था एक बहुत खराब दौर से गुजर रही है, हमारे साथ खास मेहमान प्रोफेसर अरुण कुमार हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, बहुत सारी किताबों के राइटर हैं। रेगुलरली आप इनके आर्टिकल, रेगुलरली इनके टॉक शोज देखते रहते होंगे। करंट टाइम में ये मैलकॉम एडिशेशिया चेयर प्रोफेसर है इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस दिल्ली में। तो सर, मैं हम आपका स्वागत करते हैं आज के इस अहम कार्यक्रम में, जिसमें हमें कुछ बहुत अहम इश्यूज पे बात करना है अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। सबसे पहला सवाल मेरा सर आपसे यही है कि ये जो -7.3 नंबर्स आए हैं, बहुत सारे लोग तो ये भी कहते रहे कि जब पिछली बार जब फर्स्ट क्वार्टर हुआ था, आपने हमारे ही प्रोग्राम पे ये बात खुद भी कही थी कि ये जो -23% फर्स्ट क्वार्टर का जो नंबर आया है, अप्रैल मई जून का नंबर आया है, वो एक्चुअली एग्जैक्ट नंबर नहीं है, क्योंकि आप बार बार इनफॉर्मल सेक्टर को भी लेते रहे हैं। तो इस -7.3 को आप किस तरीके से देखते हैं सर? तो जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, आपने जिक्र किया कि जो हमारे क्वार्टरली आंकड़े आते हैं उसमें असंगठित क्षेत्र करके रिव्यू नहीं होता है। कृषि के कुछ आंकड़े होते हैं पर बाकी और किसी असंगठित क्षेत्र के आंकड़े नहीं होते हैं। तो ये मान लिया जाता है कि जिस प्रकार से संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है उसी प्रकार से असंगठित क्षेत्र बढ़ रहा है। लेकिन ये बात अब सही नहीं है नोटबंदी के बाद से, क्योंकि असंगठित क्षेत्र गिरता चला जा रहा है बाकायदा, क्योंकि उसको कई बार धक्के लगे हैं। पहले नोटबंदी का धक्का लगा, फिर जीएसटी का लगा, फिर एनबीएफसी क्राइसिस का लगा, फिर डिजिटाइजेशन का, और ये अब जब पैंडेमिक का लगा है जिसमें कि असंगठित क्षेत्र पे ज़्यादा असर पड़ा है। अगर सीएमआई के आंकड़े जैसे आपने जिक्र किया तो उन्होंने बताया कि पिछले साल अप्रैल में 12.2 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई। उसमें करीब 1.8 करोड़ तो जो संगठित क्षेत्र के थे, बाकी सब असंगठित क्षेत्र के। तो दिखाता है कि असंगठित क्षेत्र पे ज़बरदस्त असर हुआ। और जैसे मैंने कि अपने राइटिंग में कहा कि नौकरी जाना एक चीज़ है और काम बंद हो जाना दूसरी चीज़ है। क्योंकि आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो फैक्ट्री ने आपको निकाला नहीं है, पर आप जब काम पे जा नहीं रहे हैं तो यानी कि अर्थव्यवस्था पे ज़्यादा असर पड़ता है जब काम नहीं होता है। तो एम्प्लॉयमेंट में और वर्क में हमें फ़र्क करना है। जैसे कि अगर जो कोई टीचर है तो स्कूल बंद हो गया है, अभी उसकी नौकरी गई नहीं है पर वो काम पे नहीं जा रहा, तनख्वाह नहीं मिल रही है। उसी तरह बाकी और भी क्षेत्र हैं, जैसे कि सरकारी काम है तो आप दफ्तर नहीं जा रहे हैं, आपकी नौकरी है पर काम नहीं हो रहा है, तो जीडीपी पे असर बहुत ज़्यादा हुआ, खासकर असंगठित क्षेत्र के। तो इसीलिए मैंने कहा था कि जब पिछले साल Q1 में सरकार ने कहा कि 23.9% की गिरावट है, तो मैंने कहा कि ये गिरावट 50% के आसपास है। क्योंकि जो हमारा जो लॉकडाउन का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में काम होना बंद हो जाता है, सिवा उसके जहाँ पे ये एसेंशियल है, जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं, उसके अलावा सारा काम बंद हो जाता है। तो सिर्फ 25% जो है, अगर हम बहुत खींच तान के करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 25% ऐसा है जो एकदम बहुत ही ज़रूरी है। तो 75% अगर काम रुक जाए तो आप सोच सकते हैं कि अप्रैल में 75% की गिरावट, मई में 70% की गिरावट, और जून में जब अनलॉक हुआ तो भी 50% की गिरावट। तो इसलिए गिरावट जो थी वो कम से कम 50% की रही थी, न कि 23.9% की। और ये जो हमारा जो क्वार्टरली जो आंकड़े आते हैं, तो जो सीएसओ का जो डॉक्यूमेंट होता है वो खुद ही कह रहा है कि हमारे पास आंकड़े आए ही नहीं, हमने अनुमान के तौर पे आंकड़े कैलकुलेट किए हैं
और ये मान लिया है कि जो ऑल्टरनेट डेटा है उसके आधार पे हम ये आंकड़े दे रहे हैं। पर अगर आप ऑल्टरनेट डेटा के आधार पे आंकड़े दे रहे हैं तो यानी कि उससे पिछले साल जो आंकड़े थे वो किसी और आधार पे थे, इस साल किसी और आधार पे हैं, और उसी तरह अब इस साल वो किसी और आधार पे, तो कंपेरेबल नहीं है। तो रेट ऑफ ग्रोथ अपने आप में ही कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। और तीसरी बात ये कि जैसे मैंने कृषि का उदाहरण बार बार दिया है कि कृषि में ये मान लिया गया कि जो प्रोडक्शन के टारगेट है वो अचीव हो गए, जबकि हमें सबको पता है कि फल है, सब्जी है, वो बाजार में नहीं आ पाया, वो खेत में सड़ गया। तो जैसे कि पिक्चर टीवी पे पिक्चर देखी कि शिमला मिर्च किसान पंजाब के जमीन पे फेंक दे रहे हैं, कहीं दूध फेंका, कहीं जो टमाटर फेंका, तो वो किसान कह रहे थे कि शिमला मिर्च हमारी खेत में 1 रुपए किलो भी नहीं जा रही, जबकि दिल्ली में 50 रुपए किलो बिक रही थी। तो खेत में ही सड़ गई चीजें, तो हम ये कैसे मान लें कि उत्पादन हो गया? मतलब वो फिर हमारे जीडीपी के कैलकुलेशन में नहीं आएगा क्योंकि वो वेस्ट हो गया। उसी तरह दूध है, दूध की खपत कम हो गई क्योंकि जो शादी है, ब्याह है, पार्टीज हैं, वो सब रुक गई, और जो बड़े बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट्स जहाँ पे कि बल्क कंजम्पशन होता है वो बंद हो गए। उसी तरह पोल्ट्री में हुआ, एग्स का हुआ कि जो 1 करोड़ अंडे जो मिड डे मील स्कीम में बंटते थे वो नहीं बटे। तो कुल मिला के कृषि में भी गिरावट थी, जबकि हमने मान लिया कि कृषि में 3% की बढ़त है। तो यानी कि कृषि में भी गिरावट हुई, बाकी और क्षेत्रों में भी गिरावट हुई। तो इसलिए जो आंकड़े जो अभी भी आ रहे हैं, अभी जो लेटेस्ट आंकड़े जिनका जिक्र आपने किया, तो उसमें भी यही समस्या है कि असंगठित क्षेत्र उसमें है ही नहीं। तो जो सरकार कह रही है कि 7.5% की गिरावट है पूरे साल की, वो मेरा मानना है कि कहीं ज्यादा है, और मैंने आंकड़ा दिया कि वो 29% की गिरावट साल की कम से कम रही है। और वजह जो कहने की ये है कि अगर आप ऑल्टरनेट आंकड़े देखें तो कंज्यूमर सर्वे जो आरबीआई का आया, वो जनवरी में, जब सरकार कह रही है कि जनवरी में इकोनॉमी रिकवर कर गई थी, पॉजिटिव रेट ऑफ ग्रोथ हो गया था Q4 में पिछले साल के, तो कंज्यूमर सर्वे दिखाता है आरबीआई का कि वो जो सर्वे का वो इंडेक्स है वो 55 पे आ गया था, जबकि एक साल पहले वो 105 पे था। तो 105 से आधा हो गया 55 पे आ गया। उसी तरह कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो हमारे इंडस्ट्री की है, वो जो 70% होती थी वो गिर के 63% हो गई, यानी कि उसमें भी 10% की गिरावट। यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के आंकड़े हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में कंजम्पशन गिरा हुआ था, ऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रोडक्शन गिरा हुआ था, और वो जनवरी में, जबकि जो पैंडेमिक काफी डिक्लाइन हो गया था, सरकार कह रही थी अर्थव्यवस्था पटरी पे आ गई है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि हमारे जो Q1, Q2, Q3, Q4 के आंकड़े हैं पिछले साल के, वो गलत है। और जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो 7% नहीं गिरा, 7% नहीं गिरा, वो 29% के आसपास गिरा। और इसीलिए अभी भी जो इस साल के आंकड़े हैं उनको भी हमें ढंग से देखना पड़ेगा कि अप्रैल में उतना बंद नहीं था लॉकडाउन में जितना कि पिछले साल। तो अप्रैल में क्योंकि जबरदस्त गिरावट थी 50% की, तो बढ़त भी होगी क्योंकि लो बेस था, लो बेस में ग्रोथ अच्छी रहेगी अप्रैल में। लेकिन मई में उसी तरह का लॉकडाउन था जैसे पिछले साल था, तो मई में 0 ग्रोथ रहेगी। और जून में इस साल, क्योंकि साल पैंडेमिक काफी फैल गया था और गांव-गांव तक पहुंच गया था, तो जून में हमारी परफॉर्मेंस पिछले साल के जून से कमजोर रहेगी। तो जून में गिरावट रहेगी, मई में वही रहेगा, अप्रैल में अच्छी ग्रोथ होगी, अप्रैल में 20-22% की ग्रोथ हो सकती है। तो अगर इसको एवरेज कर लें तो इस क्वार्टर में, इस साल के, उसमें 5%, 6% की ग्रोथ होगी। लेकिन Q2 अगर आप देखें तो Q2 में, क्योंकि इस समय परेशानी बहुत बढ़ गई है, हर घर में कुछ ना कुछ परेशानी आ गई, रिश्तेदारों में परेशानी आ गई, जो हमारे जानकार हैं, दोस्त मित्र वगैरह हैं, वहां पे परेशानी आ गई, तो एक मूड बहुत ही खराब हो गया। तो आरबीआई का जो लेटेस्ट सर्वे आया है वो दिखा रहा है कि बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ गई है लोगों में। फिर जो मिडिल क्लास के परिवार हैं उन्होंने जो खर्चा किया, अपने मेडिकल खर्चे बहुत ज्यादा हो गए, इस सब कुछ ब्लैक में जा रहा था, चाहे वो हॉस्पिटल का बेड हो, चाहे रेमडेसिविर हो, चाहे ऑक्सीजन हो। बहुत लोग तो जो रिक्शा में ही दम तोड़ दिया, ऑटो रिक्शा में दम तोड़ दिया, एम्बुलेंस में दम तोड़ दिया, हॉस्पिटल का बेड नहीं मिला। तो मूड बहुत ही डाउन है। और दूसरा ये कि खतरा बहुत ज्यादा है कि इस समय हो सकता है कि थर्ड वेव आ जाए, क्योंकि हमारा वैक्सीनेशन कार्यक्रम बहुत धीरे चल रहा है। अभी भी हमने महज 3-4% लोगों को ये फुल्ली वैक्सीनेट किया है और 11-12% को एक वैक्सीन का डोज मिला है। तो अभी हर्ड इम्यूनिटी तो आई नहीं है, और बच्चों को खासकर जो अभी वैक्सीनेशन शुरू भी नहीं हुआ है। तो अभी जो एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि हो सकता है थर्ड वेव जुलाई अगस्त तक दोबारा शुरू हो जाए, क्योंकि इस समय हम अनलॉक कर रहे हैं जबकि 90,000 1 लाख केसेस है। 90,000 1 लाख केसेस मतलब दुनिया के सबसे ज्यादा केसेस, और पिछली वेव के पीक से भी ज्यादा, और उस समय हम अनलॉक कर रहे हैं। तो इस समय खतरा यह है कि दोबारा वेव भड़क पड़े, क्योंकि जो अभी देखा गया है मार्केट में लोग आने लगे हैं पिछले 2-3 दिन से,
तो वो जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क का है, डिस्टेंसिंग का है, वो सब बंद हो गया है, जैसे कि आपने देखा था जनवरी फरवरी में, और इसीलिए वेव दोबारा शुरू हो जाती है। तो अभी तो 90, 95, 1 लाख केसेस आ रहे हैं, तो इससे अभी खतरा बहुत बड़ा हुआ है। तो इसलिए जो बिजनेस है उसको यही डर है कि जनता बहुत डरी हुई है, जनता आके खरीदारी नहीं करेगी, और सरकार कोई स्टिमुलस पैकेज नहीं दे रहा है, तो स्टिमुलस पैकेज से लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर आती तो खर्च भी करते। तो लेकिन अगर ये सब नहीं होगा तो डिमांड नहीं बढ़ेगी, जब डिमांड नहीं बढ़ेगी तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं बढ़ेगा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा, तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों ही कमजोर रहेंगे। इसलिए मेरा मानना है कि Q2 में भी नेगेटिव ग्रोथ रहेगी। पिछले साल Q2 में रिवाइवल हुआ था, इस बार वो डाउन रहेगा, तो Q2 में नेगेटिव रहेगा। अब Q3 में क्या होगा, क्योंकि ये Q3 जो दिवाली के आसपास से शुरू हो जाएगा, तो उसमें भी अगर जब मूड ठीक नहीं हुआ, क्योंकि जब थर्ड वेव अगर आती है तो मूड उस समय भी खराब रहेगा, तो Q3 में भी नेगेटिव ग्रोथ रहेगा। और Q4 में क्या होगा वो अभी डिपेंड करेगा कि वैक्सीनेशन कितना हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास इतने वैक्सीन की डोज नहीं है। तो इस साल मुझे लगता है कि अभी भी हमें नेगेटिव ग्रोथ रहेगी, यानी कि 2019 के लेवल तक अभी नहीं पहुंचेंगे, और हो सकता है कि 2020 के लेवल से भी हम डाउन रहें। तो इसलिए बहुत ही जो देखने में लग रहा है इस समय कि परेशानी बनी हुई है, और प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो दिख रहा है उससे लग रहा है कि ये साल भी खराब जाएगा। सर 4 जून को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एक बैठक होती है, और उसमें वो लोग रेपो रेट छठी बार वही रखते हैं, यानी 4% रखते जी हाँ। हैं। जैसे आपने जिक्र किया अभी डिमांड का और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वगैरह का, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जैसे शुरू में ही मैंने कहा कि अपने लेवल पे दांवपेच खेल रही है, अपने लेवल पे कोशिश कर रही है कि इकोनॉमी को रिवाइव कर पाए। तो ये फिक्स टाइम जो इन लोगों ने रेपो रेट वही रखा है, तो इससे आपको क्या लगता है, कोई बेनिफिट मिलेगा? क्या इन्वेस्टर्स आगे आएंगे? क्या मार्केट में जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप हो पाएगा, या फिर चीजें उसी तरीके से हल्की फुल्की अंदाज में अभी भी चलती रहेंगी? देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी से इस समय कोई असर नहीं होगा हमारी अर्थव्यवस्था के रिवाइवल में, क्योंकि देखिए आप क्रेडिट दे सकते हैं, लेकिन अगर मेरे प्रोडक्शन डाउन है, मेरा इन्वेस्टमेंट डाउन है, तो मैं क्रेडिट लेके करूंगा क्या? मुझे तो और इंटरेस्ट बर्डन बढ़ जाएगा, मैं तो और फेल कर जाऊंगा। तो इसलिए क्रेडिट की डिमांड गिरती चली गई है। मतलब कि जो लास्ट क्वार्टर था जब सरकार कह रही कि 1.4% की ग्रोथ हुई, उस समय भी क्रेडिट का डिक्लाइन ही हुआ। तो आप इंटरेस्ट रेट कम कर दें, रेपो रेट और कम कर दें, तो उसका कोई असर होने वाला नहीं है इस समय, क्योंकि डिमांड ही सब ज्यादा जरूरी है। तो ये जो क्रेडिट वाली बात है कि हम क्रेडिट ऑफर कर देंगे, है ना, ये तो सप्लाई साइड रिस्पॉन्स वाली बात है, जबकि प्रॉब्लम इस समय डिमांड की है। तो इस तरह की आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, पर उसको प्यास नहीं तो पिएगा नहीं। तो उसी तरह आप जो मतलब इंटरेस्ट रेट काट दें, आप जो क्रेडिट और ऑफर कर दें, तो उससे नहीं असर पड़ेगा। लेकिन एक जो कंपोनेंट है कि जो आप हेल्थ सेक्टर के लिए ज्यादा आपने क्रेडिट ऑफर किया है, उसका जरूर असर पड़ेगा, क्योंकि इस समय हेल्थ की एक्सपेंशन बहुत जरूरी है, और वहां पे डिमांड भी बहुत है। तो सिवा उस कंपोनेंट को छोड़ के बाकी और जगह मुझे लगता है कि आरबीआई की नीतियों का कोई ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है इस समय। और जो उन्होंने एमएसएमई के लिए कहा कि हम एमएसएमई को और क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे, तो हमारे यहाँ होता क्या है कि एमएसएमई में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम होता है। माइक्रो सेक्टर में 6 करोड़ यूनिट्स हैं, स्मॉल और मीडियम में 6 लाख यूनिट्स हैं। तो जो माइक्रो सेक्टर है वहां तक ये बैंकों की रीच होती नहीं है। तो वो जो माइक्रो के लिए जो प्रावधान किए जाते हैं वो स्मॉल और मीडियम के लिए होते हैं। और सरकार ने अपने आत्मनिर्भर भारत स्कीम में एक तरह से डेफिनेशन ही एमएसएमई की बदल दी है। तो उसमें तो क्या है कि बहुत सारे जो स्मॉल यूनिट्स हैं वो भी उसमें मतलब माइक्रो के कैटेगरी में आ गए हैं। तो स्मॉल और मीडियम तो फायदा उठा सकते हैं कुछ हद तक अगर डिमांड रिवाइव हो, लेकिन जो माइक्रो यूनिट है वहां तक सरकार की नीतियां पहुंचती नहीं है, उनको बेनिफिट मिलता नहीं है। तो वहां पे अगर मॉरेटोरियम दिया जाता जब रिपेमेंट का, तो उससे शायद थोड़ा बहुत फायदा मिलता। जैसे कि कुछ महाराष्ट्र में किया कि जो रेडी पटरी वाले हैं, या दिल्ली में किया ऑटो वाले हैं, उनको कुछ कैश प्रोवाइड किया गया, तो उसका कुछ फायदा पहुंचता। पर अभी तक हमारे जो फिस्कल पॉलिसी है जिसके आधार पे आप गरीब आदमी को हाथ में कुछ पैसा दे सकते थे, वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। अभी अनाज का तो अनाउंस कर दिया कि जैसे पिछले साल अनाज दिया था 80 करोड़ गरीब लोगों को, तो वो तो अनाउंस कर दिया। पर वहां पे भी बहुत सारा व्यवधान आता है, क्योंकि बहुत लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, या बहुत लोग वहां रह नहीं रहे जहाँ पे वो उनका राशन कार्ड है, या जैसे घुमंतू लोग हैं राजस्थान वगैरह में, उनका जो एक जगह पे नहीं रहते तो उनको कहाँ से मिलेगा, या जब बहुत सारे शहरों में
जो सड़कों पे सोते हैं उनका राशन कार्ड नहीं होता है तो उनको किस प्रकार से मिलेगा। तो यानी कि स्कीम तो अच्छी है कि जो गरीब आदमी को 5 किलो गेहूं चावल या 1 किलो दाल ये सब मिले, पर लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन उस प्रकार से नहीं हो पाता जिस प्रकार से होना चाहिए, जो असली में जो गरीब हैं उनको जो खाना पीना मिलता रहे। तो मेरा ये मानना है कि जो डिमांड जनरेशन हो उसके लिए पैसा देना जरूरी है, खाना पीना देना जरूरी है, और जब डिमांड जनरेट होगी तो फिर बिजनेस बढ़ना शुरू होगा। अगर डिमांड नहीं होगी तो बिजनेस कैसे बढ़ेगा, क्योंकि वो प्रोडक्शन अपना करके तो और उसका लॉस हो जाएगा, उसकी तो इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, उसका इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी इस समय है डिमांड जनरेशन। तो आरबीआई वो डिमांड जनरेशन में नहीं कर सकता, वो तो सरकार कर सकती है अपनी फिस्कल पॉलिसी के जरिए से, कि जैसे कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है उसमें पैसा ज्यादा डाल दे। अभी देखा गया कि आरबीआई की रिपोर्ट में था कि पिछले साल जबकि बहुत सारे लोग गांव में पलायन करके गए तो आम जो था उसको 50 दिन का काम नहीं मिला, यानी कि 100 दिन का काम एक परिवार को मिलना चाहिए तो 50 दिन का नहीं मिला। फिर वहां पे तनख्वाह बढ़ा देनी चाहिए और 100 दिन से 200 दिन कर देना चाहिए, यानी कि जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है उसमें 4 गुना ज्यादा प्रोविजन करना चाहिए था, जिससे कि वहां पे तनख्वाह बढ़ जाती और 50 की जगह 100 दिन का काम मिलता। तो यानी कि जो उन्होंने 60,000 करोड़ रुपए से 1.1 लाख करोड़ किया वो कम से कम 2.5-3 लाख करोड़ रुपए कर देना चाहिए था। उसी तरह जो प्रावधान करना चाहिए था कि जो शहरी इलाके हैं जहाँ पे कि बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है इस दौरान, तो वहां पे भी जो कोई एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम शुरू कर देनी चाहिए। और अभी तो बहुत सारा यंग लोगों के लिए काम पड़ा हुआ है, जैसे कि अभी इंजेक्शन का काम है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम है, टेस्टिंग का काम है ना, फिर जो गरीब आदमी को जो खाना वाना प्रोवाइड करने का काम है, इस सब में जो लगाया जा सकता था यूथ को। तो यहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की तरह क्या होता जिससे कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह एस्टैब्लिश होता है, हेल्थ का, एजुकेशन का, तो यहाँ पे भी किया जा सकता था, लेकिन सरकार ने इसकी तरफ सोचा नहीं। उसकी वजह ये की जो थिंकिंग है वो सारी सप्लाई साइड थिंकिंग है, और सप्लाई साइड थिंकिंग इस समय काम नहीं करेगी क्योंकि इस समय डिमांड की समस्या है। तो अभी सरकार ने कह दिया कि हम जो 3 बिल हैं कृषि के वो लागू कर दिए उन्होंने, है कि लेबर कोड की बात कर रहे हैं, इसरो में क्या होगा, फिर जब एटॉमिक रिसर्च में क्या होगा, में क्या होगा, ये सब चीजें तो लॉन्ग टर्म है, तब तक तो घर जल जाएगा। अभी जब आपका घर जल रहा है तो आप कह रहे हैं कि हम दमकल खरीद लेंगे, हम दमकल घर बना देंगे, आप पानी नहीं फेंक रहे आप, जो जरूरी काम है, तो आपका घर तो जल जाएगा जब तक कि दमकल घर बनेगा। और फिर इस समय जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम बहुत आ गई है कि सेंटर स्टेट में तनातनी हुई है, तो कोई एक स्ट्रैटेजी बना के हम सब उससे डील करें। वॉर लाइक सिचुएशन है जिसमें कि लाखों लोग मतलब इस समय पीड़ित हैं, परेशान हैं, डेथ हो रही है उनके यहाँ। तो एक वॉर लाइक सिचुएशन में सबको साथ मिल के चलना चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स हो रही है, यहाँ पे इलेक्शन चल रहा है कि हम इलेक्शन में हार जाएंगे जीत जाएंगे, है ना, ये सारी चीजें चल रही हैं। तो जो देश का एक कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए था, हमें ये समस्या है, इससे समस्या युद्ध स्तर पे डील करना है, सबके सारे रिसोर्सेज एक साथ करने, ना कि आपस में लड़ना है। तो एक सुनियोजित नीति के तहत ये करना चाहिए था, जो हमने नहीं किया। सर, सीएमआई का भी 9 जून का मैं डेटा देख रहा था कि अर्बन एरियाज का कंटिन्यूअसली रूरल एरियाज के कंपैरिजन में ज्यादा परसेंटेज है, यानी अर्बन एरियाज का 15.5% के करीब था और रूरल का 11.4% था। फर्स्ट वेव के मुकाबले सेकेंड वेव ज्यादा हिट की है रूरल एरियाज को, लेकिन उसके बावजूद अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो अर्बन एरियाज में जो बेरोजगारी का दर है वो क्यों रूरल एरियाज से इतना ज्यादा रह रहा है? ऐसा है कि जो सीएमआई का जो सर्वे है उसमें जो 50% से ज्यादा एम्फेसिस है अर्बन एरियाज का, जबकि हमारी पॉपुलेशन जो अर्बन एरिया में वो 30% है। तो जो बायस है सीएमआई के आंकड़ों में वो अर्बन बायस है ना। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो लोग पलायन करके गांव में चले गए उनकी नौकरी गई, अब वो तो उनके जो फ्रेमवर्क में आएंगे ही नहीं क्योंकि वो तो वहां है ही नहीं। तो ये मैंने आर्टिकल लिखा था वायर में करीब 1 साल पहले कि सीएमआई के आंकड़े क्यों गलत है, वो सही नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि उनका जो फ्रेम होता है वो हर हफ्ते वो सर्वे करते हैं, उसको एग्रीगेट करके मंथली करते हैं, उसको एग्रीगेट करके क्वार्टरली कर देते हैं। पर अगर एक शॉक लगाए अर्थव्यवस्था को, उस शॉक के चलते हुए आपका फ्रेम ही सारा डिस्टर्ब हो गया। तो जैसे मैंने कहा कि जो लोग शहर से पलायन करके गांव चले गए तो वो बेरोजगार के आंकड़ों में कहाँ आएंगे, वो क्या शहर के आंकड़ों में आएंगे या गांव के आंकड़ों में, उनको तो सर्वे ही नहीं किया जाएगा। फिर दूसरा मैंने जो कहा कि एम्प्लॉयमेंट में और वर्क में डिफरेंस है, तो सीएमआई ने कहा कि पिछले साल 12.2 करोड़ लोगों का
नौकरी चली गई। मैंने कहा 200 मिलियन यानी 20 करोड़ लोगों का काम रुक गया। यानी काम रुकना अलग है और बेरोजगार होना अलग है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि फैक्ट्री आपकी बंद हो गई है, तो आप रोल पे तो हैं, तो आप अनएम्प्लॉयड नहीं है, लेकिन आप काम नहीं कर रहे हैं। और जो जीडीपी पे असर पड़ता है वो काम का असर पड़ता है, ना कि फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का असर। तो अगर काम नहीं होगा तो जीडीपी नहीं बढ़ेगा, वैल्यू एडिशन नहीं होगा, है ना। सही बात है। तो इसलिए जो सीएमआई के आंकड़े हैं वो सही चीज दिशा नहीं दिखा रहे इस समय। उससे ज्यादा हालत ज्यादा खराब है। और गांव में क्योंकि होता क्या है कि खुले में है, लोग कहते हैं अच्छा चलो कुछ काम करते रहेंगे, है ना, तो उससे लगता है कि वहां पे बेरोजगारी नहीं है। तो ये जो हमारा असंगठित क्षेत्र है उसके आंकड़े रोजगार या बेरोजगारी के आंकड़े सही आते ही नहीं है। तो जो वहां पे बेरोजगारी है, तो जैसे मैंने कई बार अपने लेखों में लिखा है पिछले 20 साल में कि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन। बिल्कुल। अनएम्प्लॉयमेंट तो वहां होगा जहां पे कि आप मतलब कुछ काम नहीं कर रहे। अगर आपके जो नौकरी छूट गई तो आप रिक्शा चला लेंगे, आप टांगा चला लेंगे, आप ठेला चला लेंगे, आप सिर पे बोझा ढोलेंगे, बस स्टैंड पे बैठ के आप मूंगफली चना बेच लेंगे, है ना। तो ये फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो ये इससे होता क्या है कि वो उन लोगों को एम्प्लॉयड दिखा दिया जाता है। क्योंकि आपको यहाँ पे महंगाई वो मतलब आपको बेरोजगारी भत्ता तो मिल नहीं रहा जैसे कि एडवांस कंट्री में होता है। तो वहां तो अगर आपका जो काम गया तो आप अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में आ गए कि आप काम ढूंढ रहे हैं। यहाँ तो आप 5 दिन नहीं ढूंढ सकते क्योंकि फिर खाने पीने का नहीं होगा। तो यहाँ सोशल सिक्योरिटी नहीं होने से अंडर एम्प्लॉयड है। यानी कि मैं रिक्शा चला रहा हूँ शहर में, मैं 12 घंटे स्टैंड पे हूँ, लेकिन मुझे 2 घंटे या 3 घंटे का काम मिल रहा है। मैं बस स्टैंड पे चना बेच रहा हूँ तो मेरे पास हो सकता है कि 10 ग्राहक आ जाएं, बाकी टाइम मैं खाली बैठा हुआ हूँ। उसी तरह मैं और जो कोई काम कर रहा हूँ तो उसमें जो मार्केट में मैं बोझा ढो रहा हूँ तो मुझे 2-3 घंटे का काम मिल रहा है। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ बहुत है, वो अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़ों में नहीं दिखते। ऐसे सीएमआई के आंकड़े भी वो सही दिशा नहीं दिखाते जो हमें एक्चुअली देखनी चाहिए और जिसके आधार पे हमें अपना विश्लेषण करना चाहिए।